सीजन की शुरुआत मोमी नामी बच्ची से होती है जिसे स्टेज पे आके परफॉर्म करने का बहुत शौक था। उसका ख्वाब सिर्फ यही था कि लोग उसे जाने और उसकी तारीफ करें। पर जैसे जैसे मोमी बड़ी होती गई उसे एहसास हुआ कि सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं, इस दुनिया में सेलिब्रिटी बनने के लिए खूबसूरती की भी बहुत जरूरत है जो उसके पास नहीं है। और इस बात का एहसास उसे सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ भी दिलाती रहती है। जैसे जैसे मोमी बड़ी होती गई बच्चे उसके स्टेज पे परफॉर्म करने पर उसके टैलेंट पे तालियां बजाने के बजाय उसकी बदसूरती पे मजाक बनाने लगे और आखिर तंग आके मोमी ने भी अपने सपनों का गला दबाते हुए आमिर खान की जिंदगी को चुन लिया। और फिर 27 साल की उम्र में वो 9 to 5 की नौकरी करते हुए बेनाम तरीके से जीती नजर आती है। पर रात में उसके घर पहुंचने पर हमें पता चलता है कि उसने अभी भी अपने सपनों को पूरी तरह से जीना नहीं छोड़ा है और वो एक एडल्ट साइड पे मास्क पहन के ऑनलाइन परफॉर्म करती लोगों की तारीफें समेटती है। यानी मोमी 2 जिंदगियां जी रही है, एक ऑनलाइन मास्क गर्ल की और दूसरी रियल लाइफ बेनाम मोमी की। ऑफिस में भी मोमी और इसकी दोस्त को एवरेज शक्ल की वजह से बुली किया जाता है, जबकि एक खूबसूरत लड़की सारे मर्दों की अटेंशन लेते हुए उन दोनों से आगे निकलने में लगी होती है। तभी एंट्री होती है मोमी के सीनियर और क्रश पार्क की। मोमी का कहना था कि वो बाकी मर्दों से अलग है, वो हैंडसम और अक्लमंद होने के साथ साथ सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता है। तभी तो इतने कम वक्त में इतना कामयाब हो गया है, लेकिन उसमें सिर्फ एक कमी है कि वो मैरिड है। फिर भी मोमी उसे ध्यान नहीं हटा पाती। सीन्स पार्क पे शिफ्ट होते हैं, जो काम करने के बजाय अपने एप्स एडिट करता नजर आता है। यानी कि कोई भी इंसान अपने आप से मुकम्मल तौर पे खुश नहीं है। घर पहुँच के मोमी देखती है कि लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा के बिल्कुल बदल जाते हैं और वो भी इस बारे में सोचने लगती है, जिसके बाद वो वापस मास्क गर्ल बने लाइव जाते हुए परफॉर्म करने लगती है और अजीब अजीब एडल्ट हरकतें करती है ताकि मर्दों की अटेंशन ले सके और इसमें कामयाब भी हो जाती है। ऐसा करके शायद मोमी अपनी महरूम या काम करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो 27 साल की हो के भी आज तक सिंगल थी। अगले दिन ऑफिस में काम खराब होने पर पार्क उसे बहुत डांटता है, पर उसके लिए तो पार्क की डांट भी प्यार जैसा ही था। वो पार्क को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करती है, तो अपनी दोस्त से पता चलने पर कि पार्क ने अपने एप्स की फोटो डाली है दिखाने के लिए मिन्नतें करने लगती है। रात ये सब साथ डिनर पे जाते हैं, जहाँ वो खूबसूरत लड़की वापस पार्क से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर वो सबके सामने उसे रेड सिग्नल दिखा देता है। तभी वहाँ उसी ऐप का जिक्र निकलता है जिसपे मोमी मास्क गर्ल बनी परफॉर्म करती है और इस वक्त सबसे वायरल जा रही है। अपना जिक्र सुन के उसकी हालत टाइट हो जाती है। वहाँ से निकलते हुए मोमी की दोस्त उस आदमी को ऐसी अजीब लाइव स्ट्रीमिंग देखने पर बातें सुनाती नजर आती है, पर अब जबकि मोमी खुद मास्क गर्ल थी तो उस ऐप को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, पर नाकामयाब रहती है। पार्क को टैक्सी में जाता देख के मोमी अपना घर उसके रास्ते में बताते हुए साथ चली जाती है। तभी पार्क को उसकी पत्नी की कॉल आती है, तो वो झूठ बोल देता है कि वो टैक्सी में अकेला है। टैक्सी से उतर के मोमी बस यही सोचती रहती है कि आखिर पार्क ने झूठ क्यों बोला, और ऐसा समझने लगती है कि शायद पार्क उसे पसंद करता है। फिर मास्क गर्ल बनी भी अपनी ऑडियंस से यही बातें करती नजर आती है, पर ऐसा एक्ट करती है कि पार्क उस पे लाइन मार रहा है, जबकि वो तो उसे लिफ्ट भी नहीं करवाता क्योंकि वो मैरिड है। इन सारे फॉलोअर्स में एक प्रिंस भी है जो मास्क गर्ल के लिए पागल है और कुछ भी हो जाए उसी के हक में कमेंट्स करता है। असल दुनिया में तो मोमी पार्क से नजर हटा ही नहीं पाती है और इसकी सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट आने पर ऐसे खुश होती है जैसे छोटा बच्चा आइसक्रीम देख के। अचानक पार्क उस खूबसूरत लड़की पे काम खराब करने पर गुस्सा हो जाता है, जो देख के मोमी को तो दिली सुकून मिलता है। रात काम ठीक करने के लिए उसे लेट तक ऑफिस में रुकना पड़ता है, तो मोमी उसे बाय कहती निकलती है, पर अपना वॉलेट वहीं भूल जाती है। जिसे लेने वो वापस आती है तो पार्क ऑफिस में देख के हैरान होती है, पर उसके बाद वो जो देखती है उसे तो मोमी के पाँवों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इतना शरीफ और नेक देखने वाला पार्क असल में उस लड़की के साथ अफेयर चला रहा था और दोनों यहीं ऑफिस में मेकआउट करते नजर आते हैं कि देख के मोमी तो बुरी तरह टूट जाती है और अपना दुख कम करने के लिए ड्रिंक करने लगती है। फुल टली हुई वो मास्क गर्ल बनी लाइव जाती है और अचानक जज्बात में आते हुए कपड़े उतार के नाचने लगती है। अब आपके रूल्स तोड़ने की वजह से उसका अकाउंट बंद हो जाता है और सुबह होश में आने पे मोमी का तो शर्मिंदगी से बुरा हाल हुआ पड़ा था। पर इस सब का उस लड़की को कसूरवार समझते हुए मोमी ऑफिस की गॉसिप गर्ल्स को पार्क और उस लड़की के अफेयर का बता देती है, जिसके बाद ये खबर ऑफिस में आग की तरह फैल जाती है। अब इस सब की वजह से पार्क की नौकरी खतरे में जाती देख के मोमी को अपनी हरकत पे गिल्ट होने लगता है, लेकिन अब पछताने का फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ऑफिस से निकलते वक्त लिफ्ट के पास एक अजीब आदमी मोमी से बात करने की कोशिश करता है, पर लिफ्ट आ जाने की वजह से खामोश हो जाता है। ऑफिस से बाहर मोमी पार्क को फुल नशे की हालत में देखती है, जो परेशानी में अपनी जान लेने की कोशिश करता है, तो मोमी उसे संभालते हुए घर ले जाने निकलती है, पर पार्क इतना नशे में था कि उसे अपना एड्रेस भी नहीं बता पाता। आखिर तेज बारिश शुरू हो जाती है, तो कोई रास्ता न होने पर मोमी उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ बेड पे लेटाने पर पार्क मोमी को अपने पास
खींच लेता है तो मोमी शर्माने लगती है, पर उसके अरमान 2 मिनट में ही आंसुओं में बह जाते हैं क्योंकि पार्क सो चुका था। सुबह उठने पर पार्क मोमी को अपने पास सोया देख के पहले ही परेशान हो जाता है कि कपड़े उतरे देख के तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसे रात का कुछ भी याद नहीं था। तो वो बस मोमी के उठने से पहले खामोशी से वहाँ से निकलने की करता है। सुबह ऑफिस पहुँच के मोमी को पता चलता है कि पार्क ने रिजाइन कर दिया है और वो लड़की किसी और डिपार्टमेंट में चली गई है। अभी मोमी इसी सदमे में थी कि उसे एक अननोन मेल आती है जिसमें उसकी मास्क गर्ल वाली न्यूड पिक्चर थी, यानी कोई जानता है कि वो ही मास्क गर्ल है। ट्रेन में कोई आदमी मोमी के पीछे से गुजरता है तो उसे लगता है कि उस आदमी ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की और वह इस बात का तमाशा बनाते हुए उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। मोमी को लग रहा था कि यही वो ब्लैकमेलर है और इसी बहस में दोनों की वहीं लड़ाई हो जाती है, पर आखिर पुलिस इस मामले को रफा दफा करते हुए दोनों को भेज देती है। पुलिस स्टेशन से निकलते ही मोमी को पार्क का रिप्लाई भी आ जाता है जो उसे मिलने से साफ मना करते हुए कहता है कि उसे रात के बारे में कुछ याद नहीं, इसे दोनों को एडल्ट्स की तरह सब भूलते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। इतना बुरा दिन गुजारने के बाद जब मोमी घर पहुंचती है तो उसे प्रिंस का मैसेज आता है। ऐसे मुश्किल वक्त में किसी का अपना ये देखना मोमी के लिए किसी नेमत से कम नहीं था, पर अब ये प्रिंस आखिर है कौन जानने के लिए सीन्स उसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। ये वो ही आदमी निकलता है जिसने लिफ्ट के पास मोमी से बात करने की कोशिश की थी। अब इस प्रिंस की क्या ऐसी स्टोरी है जिसकी वजह से ये दोहरी जिंदगी जी रहा है, बताने के लिए सीन्स उसके बचपन में जाते हैं। हमें पता चलता है कि इसका नाम ओनाम है और इसके वजन की वजह से बच्चे से बचपन से ही बुली करते आ रहे हैं। आखिर इस सबसे बचने के लिए ओनाम ने गुमनामी से दोस्ती कर ली और लोगों की नजरों से छुप के रहने लगा, पर इस सब की वजह से वो बहुत अकेला हो गया तो उसने पॉर्न साइट्स और एडल्ट डॉल से दोस्ती कर ली। ओनाम की माँ भी उसे खुश नहीं थी क्योंकि वो उसे कामयाब डॉक्टर बना के अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारता देखना चाहती थी, पर वो तो एक आम से ऑफिस में थोड़े से पैसों की नौकरी कर रहा है, ऊपर से लड़कियों के नाम से भी भागता है। अपनी माँ की इन्हीं बातों की वजह से ओनाम उन्हें भी अवॉइड करने लगा था। उसे ना सिर्फ लड़कियों से बात करने से बल्कि उन्हें देखने से भी हिचकिचाहट होती थी। यही वजह है कि वो उनके हाथ गौर से देखता था और मोमी के दोनों हाथों पे सेम जगह दिल होने की वजह से ही ओनाम को पता चला कि वो ही मास्क गर्ल है। ये जाने के बाद से ओनाम मोमी से ऑब्सेस होने लगा। ऑफिस में तो वो उस पे नजर रखता ही था, घर में भी वो बस उसी के ऑनलाइन आने का इंतजार करता रहता था। उसे मोमी बिल्कुल अपने जैसी लगती थी और इसीलिए उसमें थोड़ी सी उम्मीद जागी कि शायद उसका इंतजार खत्म होने वाला है। ओनाम की जिंदगी मास्क गर्ल से शुरू होकर उसी पे खत्म हो जाती थी, पर जब उसे पता चला कि मोमी पार्क को पसंद करती है तो वो थोड़ा डर गया। उस रात पार्क ऑफिस में किसी लड़की के साथ रोमांस करता देख के ओनाम को लगा कि वो मोमी है, पर उसकी जगह दूसरी लड़की को देख के उसने सुकून का सांस लिया। यानी उस रात जब मोमी के अरमान टूटे तो ओनाम के अंदर एक नई उम्मीद जाग गई, पर उसे पार्क की वजह से डिस्टर्ब होकर लाइव कपड़े उतारता देख के ओनाम को बहुत दुख हुआ। फिर भी वो रियल लाइफ में उसके सामने आके बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर उसे पार्क को अपने घर ले जाता देख के ओनाम का तो मीटर आउट हो जाता है और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मोमी को वो पिक्चर मेल की थी। फिर प्रिंस बने उसे ऑनलाइन हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किसी और लड़के का मैसेज आने पर मोमी उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उसे उसी लड़के के साथ डेट पे देखते हैं जो मोमी को कंफर्टेबल करते हुए मास्क उतारने के लिए मना लेता है। यही नहीं, वो मोमी की तारीफें करते उसे कोई हूर भरी ही बना देता है। मोमी जो सारी जिंदगी सिर्फ प्यार भरी नजर के लिए तरसी थी, उसके लिए इस लड़के की बातें खाली कमरे में रोशनी की किरण जैसी थी, पर असल में उस लड़के की नीयत खराब ही थी जो वो साइट पे पोस्ट करते हुए सबको बता देता है। ये देख के ओनाम मोमी के लिए परेशान उसे कॉल करके वार्न करने की कोशिश करता है, पर मोमी उस लड़के में इतनी गुम थी कि उसे अपना फोन का भी होश नहीं था। आखिर वो लड़का मोमी को इतना स्पेशल फील करवा के अपने साथ फुल कंफर्टेबल करता अपना अगला दाव खेलते हुए क्लब से किसी खामोश जगह पे चलने का कहता है, जो मोमी मान जाती है तो वो उसे होटल ले जाता है। अब मोमी को दाल में कुछ काला लगने लगता है, पर वो कुछ करने के बजाय रूम में चली जाती है, जहाँ पहुँच के उसे अंदाजा होता है कि दाल पूरी की पूरी ही काली है। आखिर उस लड़के की नीयत जान के मोमी वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो उस लड़के के अंदर की करवाहट फौरन बाहर निकलने लगती है और वो मोमी को बदसूरत कहते हुए उसका टाइम वेस्ट करने पे बातें सुनाने लगता है। गुस्से में मोमी उस पर हाथ उठा देती है तो लड़का आपे से बाहर होते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और दीवार से सर लगने की वजह से लड़के की मौत हो जाती है। अब मोमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसी दौरान उसे वापस ओनाम की कॉल आती है जो फौरन मोमी की मदद के लिए पहुंच जाता है। वो मोमी को पुलिस को बुलाने से मना करते हुए वहाँ से जाने का कहता है, जिसके बाद कुछ लाश को ठिकाने लगाने में लगा होता है तो हम देखते हैं कि लड़का भी मरा नहीं था, पर परेशानी में ओनाम खुद उसे जान से मार के उसकी छोटी छोटी बोटियां करता सूटकेस में डालकर ले जाता है। घर पहुँच के भी मोमी सुकून का सांस नहीं ले पाती। अगले दिन ओनाम ऑफिस पहुँच के देखता है कि मोमी ने फोन पे ही रिजाइन कर दिया है, पर किसी को भी रिजाइन की वजह नहीं पता। ओनाम बहुत तरीके
से उसके घर का एड्रेस निकलवाते हुए उससे मिलने जाता है। फिर मोमी दरवाजा नहीं खोलती। कुछ दिन बाद वो उसे वापस मास्क गर्ल बने परफॉर्म करते देखता है तो फिर उसके घर जाता है और इस बार मोमी मास्क पहने दरवाजा खोल लेती है और नाम सब रिवील करते हुए मोमी को अपने दिल का हाल बताता है। तो मोमी को लगता है कि उसमें और बाकी मर्दों में कोई फर्क नहीं, वो भी बस मोमी को हासिल करना चाहता है। मोमी की बातें सुन के नाम के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो मोमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन मोमी उसे रोकने के बजाय खुद भी उसके साथ रोमांस करती है। पर उसके बाद अचानक नाम के गले में छुरा मारते उसे बेरहमी से मार डालती है, जिसके बाद वो अपना मास्क उतारती है तो हम देखते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है। सीन्स नाम की माँ काइंजा पे शिफ्ट होते हैं, जब हमें पता चलता है कि उसने एक आदमी से एवरेज शक्ल होने के बाद भी सिर्फ इसलिए शादी कर ली कि उसकी जॉब परमानेंट है। पर वो आदमी इतना ठगी था कि कम सैलरी होने के बावजूद भी बहुत अफेयर चलाने में लगा था। आखिर उसकी हरकतों से तंग आके काइंजा ने उसे डिवोर्स लेके अकेले नाम को पालना शुरू कर दिया। अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देने के लिए काइंजा ने अच्छा बुरा आसान मुश्किल हर तरह का काम किया, पर इस सब में वो काइंजा पे ध्यान देना भूल गई और स्कूल में बुली होने की वजह से ओनाम कब खामोश और अकेला हो गया उसे पता ही नहीं चला। उल्टा वो उसे उसकी खामियां और उसके लिए अपनी मेहनत ही गिनवाती रहती थी। आखिर ओनाम का यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हुआ, पर उसने मेडिकल की पढ़ाई नहीं की और नौकरी मिलने पर उसने अपनी माँ से भी छुटकारा पाने की कोशिश की, जिसमें वो अपनी माँ को नाराज करके कामयाब हो गया। उसके बाद उसने अपनी माँ से भी मिलना छोड़ दिया और अकेले ही अपार्टमेंट में अपनी एडल्ट डॉल्स के साथ रहने लगा। ओनाम के इतने दिन से कॉल न करने पर परेशान हुई उसकी माँ पुलिस के साथ उसके घर पहुँचती है, जहाँ उन्हें एडल्ट टॉयज डॉल्स के साथ साथ फ्रिज में एक लाश मिलती है, जो देख के ओनाम की माँ तो अपने बेटे के गम में बेहोश हो जाती है। फिर इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को पता चलता है कि लाश ओनाम की नहीं है, जो जान के काइंजा की सांस में सांस आती है। पर वो अपने बेटे को कातिल मानने के लिए तैयार नहीं थी। ओनाम का तो कहीं अता पता था नहीं, तो थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने पर सारे सबूत मोमी की तरफ जाते हैं, क्योंकि पुलिस को ओनाम के कंप्यूटर में मोमी और मास्क गर्ल की तस्वीरें मिलती हैं। पर उसके घर पहुंचने पर पुलिस को पता चलता है कि मोमी ये जगह छोड़कर जा चुकी है। यही नहीं, उसने प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली है, तो उसे ढूंढना पुलिस के लिए और मुश्किल हो जाएगा। अब पुलिस से कोई उम्मीद न मिलने पर काइंजा खुद अपने बेटे को ढूंढने के लिए कोशिश करने लगती है। तो साइट को समझने के लिए पहले उसने कंप्यूटर सीखा और फिर नई जनरेशन के तौर तरीके, जिसके बाद अपना अकाउंट बनाते हुए वो सबूत ढूंढने में लग गई, जहाँ उसकी एक टेडी नामी लड़के से दोस्ती हुई। वो भी मास्क गर्ल की तलाश में था और इसीलिए एक प्लास्टिक सर्जरी करवाई लड़की तक पहुँच जाता है, जिसकी वीडियो काइंजा को दिखाते हुए वो बताता है कि उसे लगता है कि यही मोमी है। अगले दिन पुलिस को ओनाम की लाश मिल जाती है, जो देखे काइंजा बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ ओनाम ही जीने का सहारा था और वो भी अब उससे छिन गया। ओनाम के फ्यूनरल के बाद काइंजा मोमी की माँ के घर जाती है, जो उसे एक अर्सा पहले का रिश्ता तोड़ चुकी थी, इससे उसे मोमी के बारे में कुछ नहीं पता था। आखिर वहाँ से भी मायूस हुई काइंजा अब डैडी से मिली उस वीडियो वाली जगह पे पहुँच जाती है और उस डांसर लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है। लड़की का तो कुछ पता नहीं चलता, पर उसकी एजेंसी का पता उसे मिल जाता है। पर वहाँ से भी काइंजा को मायूसी ही मिलती है, क्योंकि वो ज्यादा पैसों के लिए कहीं और काम करना शुरू हो गई थी। काइंजा को बस ये पता चलता है कि वो कोई नाइट क्लब है, जिस पर काइंजा टाइम जाए किए बगैर सिटी के हर नाइट क्लब में लड़की को ढूंढने लगती है और आखिर एक नाइट क्लब से उसे वो लड़की निकलती नजर आ जाती है। अब नाइट क्लब वाले तो काइंजा उसे मिलने नहीं देते, तो वो बाहर इस लड़की का वेट करने लगती है। जिस दौरान काइंजा को आंख लगने पर ख्वाब आता है कि कैसे बेरहमी से मास्क गर्ल उसके बेटे को मार रही है और वो अपनी माँ को मदद के लिए पुकार रहा है। डर की नींद से जागने पर काइंजा उस लड़की को क्लब से निकलता देखती पीछे जाती है और उसके घर तक पहुँच जाती है, जहाँ वो एक लड़के के साथ रह रही है। फिर क्या था, काइंजा दिन रात उस लड़की का पीछा करने लगती है और हर चीज उसे चीख चीख के यही कह रही थी कि यही लड़की मोमी है। जिसके बाद मास्क गर्ल की पिक्चर्स में उसे वही नेकलेस मिलता है जो उस लड़की ने पहना था। अब काइंजा को मजीद किसी सबूत की जरूरत नहीं थी, इसे वो पूरी प्लानिंग करते हुए पहले एक स्मगलर से गन लेती है और फिर टैक्सी ड्राइवर बनते हुए बहुत ही चालाकी से उस लड़की को किडनैप करके एक सुनसान जगह पे मारने ले जाती है। काइंजा उस लड़की को बहुत मारते हुए सच उगलवाने की कोशिश करती है, पर मजाल है कि वो एक लफ्ज भी मुंह से निकाले उसका कहना बस यही था कि उसने किसी को नहीं मारा। आखिर मोमी की पिक्चर्स दिखाने पर वो लड़की उसे बताती है कि वो मोमी नहीं बल्कि उसके साथ काम करती है और आज उसे पहली बार पता चलता है कि इस लड़की का असल नाम मोमी है। ये लड़की बताती है कि इसका नाम शनाय है, जिसके बाद ये अपनी स्टोरी सुनानी शुरू कर देती है। हाई स्कूल में सब इसकी शक्ल सूरत की वजह से मजाक बनाते थे, जिस वजह से शनाय का कोई दोस्त नहीं था। शनाय को क्लास का हैंडसम लड़का बुयोंग पसंद आ गया, जो आइडल बनने की तैयारी कर रहा था। उसे अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत तो नहीं थी, इसलिए शनाय उसे बस छुप छुप के देखती रही। फिर स्कूल खत्म होने के बाद एक दिन अचानक शनाय जिस स्कूल में काम करती थी उसे वहाँ बुयोंग मिल गया, जिसे शनाय याद भी थी। शनाय के लिए
पहले तो खुश होने के लिए यही वजह काफी थी। अब बुयोंग उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए उसे अंडरएज होने के बाद भी शराब और सिगरेट खरीद कर ले जाता है। फिर एक दिन बुयोंग का दोस्त शनाई को स्टोर के बाहर लेने आता है और उसे बुयोंग की बर्थडे पार्टी पे ले जाता है, जहाँ बुयोंग शनाई के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। शनाई बहुत खुश थी कि अचानक बुयोंग उसे अकेले में बताता है कि बिल ज्यादा बन गया है और उसके पास पैसे नहीं है, जिस पर वो शनाई से बिल पे करने में मदद लेता है, इस वादे के साथ कि वो एक दिन पैसे वापस कर देगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। उल्टा उसके बाद भी बुयोंग ने शनाई से कितने पैसे ले लिए। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और बुयोंग एक कामयाब सिंगर बन गया। अब शनाई तो उसे नहीं भूली, पर बुयोंग ने उसे मुंह लगाना छोड़ दिया। इतने सालों बाद आज भी शनाई बुयोंग के लिए लेटर्स और गिफ्ट्स भेजती है, जिसे बुयोंग सिर्फ उसकी पागल फैंस की गिफ्ट्स के साथ फेंक देता है। फिर एक दिन शनाई बुयोंग और उसके दोस्त की बातें सुन लेती है और उसे पता चलता है कि बुयोंग तो शनाई का सिर्फ पैसा लेने के लिए फायदा उठा रहा था। वो उसके लिए किसी एटीएम मशीन से कम नहीं थी और सिर्फ शनाई नहीं, बुयोंग और भी बहुत लड़कियों का फायदा उठाता रहा है। ये सुन के तो शनाई का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। अब बदले की आग में शनाई बुयोंग की अंडरएज होने के बावजूद भी ड्रिंकिंग और पार्टी करने की वीडियोस वायरल कर देती है, जिस वजह से उसका करियर रातों रात ही तबाह हो जाता है और खुद वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के एक नई शुरुआत करती है। फिर उस स्टोर के बाहर परफॉर्म करते हुए से वापस बुयोंग मिलता है, जिसे बुरी हालत में देख के शनाई से रहा नहीं जाता और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है, क्योंकि कहीं न कहीं शनाई उसे तबाह करने के गिल्ट में थी। शनाई के अब खूबसूरत हो जाने की वजह से दोनों का रिलेशन शुरू हो जाता है और जॉब मिलने तक शनाई उसे अपने घर रहने की इजाजत दे देती है। अब खर्चा ज्यादा होने की वजह से उसने एजेंसी के साथ काम छोड़ के नाइट क्लब में काम शुरू कर दिया। इतनी देर से शनाई की स्टोरी सुनकर, जिसमें मोमी दूर दूर तक कहीं नहीं थी, आखिर काइंजा का दिमाग फिर जाता है और वो उसे बेवकूफ बनाने की वजह से ही मारने लगती है कि शनाई उसे रोकते हुए बताती है कि उस नाइट क्लब में फिर शनाई की मुलाकात मोमी से हुई। दोनों की पहले दिन से ही कुछ खास नहीं बनी और मोमी आते ही क्लब में छा गई। यही नहीं, कुछ ही दिनों में उसने शनाई के रेगुलर कस्टमर भी छीनना शुरू कर दिए, जिस वजह से दोनों के बीच बिल्लियों की तरह बुरी लड़ाई हुई, जिससे वहाँ आके उसकी ओनर ने रोका और उसने भी मोमी का साथ दिया। उसी लड़ाई की वजह से मोमी का नेकलेस वहाँ गिर गया, जिसे उसने उठा लिया और फिर उस क्लब को छोड़ के दूसरी जगह काम शुरू कर दिया। अब ये सारी स्टोरी सुना के शनाई काइंजा से वादा करती है कि वो उसे मोमी तक ले जाएगी, क्योंकि वो खुद मोमी से बदला लेना चाहती है। आखिर उसका यकीन करते हुए काइंजा उसके साथ नाइट क्लब पहुँचती है, जहाँ से दोनों को पता चलता है कि मोमी यहाँ से काम छोड़ के जा चुकी है। शनाई काइंजा से कहती है कि उसके नाइट क्लब्स में लिंक्स हैं, तो वो मोमी को उसके लिए ढूंढ देगी, क्योंकि अगर उसने खुद ऐसा किया तो मोमी को शक हो सकता है, वो भाग जाएगी। जिसके बाद शनाई काइंजा से पैसे लेते हुए वहाँ से निकल जाती है। काइंजा के जाते ही शनाई फौरन मोमी से मिलने जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसने काइंजा को जो स्टोरी सुनाई वो सारा झूठ थी। असल में तो क्लब में मिलने पर इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और कुछ ही समय में दोनों बहनों की तरह बन गयी और मिलके काम करने लगी। दोनों का पास्ट इतना दर्द भरा था कि इस नई शुरुआत करने पर दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला किया और ये नेकलेस भी शनाई को पसंद आया था, तो मोमी ने उसे खुद गिफ्ट किया था। फिर एक दिन मोमी के काम पे न आने पर शनाई उसे देखने गई तो उसे तेज बुखार था, पर उसने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त पुलिस उसे ढूंढ रही थी। आखिर शनाई पे यकीन करते हुए मोमी ने उसे पास्ट का सारा सच बता दिया। शनाई को मोमी के लिए बहुत दुख हुआ और इस दिन के बाद से उसने मोमी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया, जो अभी उसने काइंजा से बचा के बहुत अच्छे से पूरा किया था। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि आखिर वो ऐसा कब तक कर पाएगी, इसीलिए मोमी को कहीं दूर भागने का कहती है। पर कहाँ, ये अभी इन दोनों को नहीं पता था। वहाँ हम देखते हैं कि कोई लड़का इन पे नजर रखे हुए है। शनाई जब घर पहुँचती है तो उसे एहसास होता है कि बुयोंग में जरा बदलाव नहीं आया। उसके गायब रहने पर बुयोंग को जरा फिक्र नहीं हुई और इतना टाइम गुजरने के बाद भी उसने कोई जॉब नहीं ढूंढी, क्योंकि वो वापस शनाई के टुकड़ों पे पलना शुरू हो गया था। इसलिए शनाई फैसला करते हुए बुयोंग से सारे रिश्ते खत्म करती उसे कैसे निकलने का कहती है। पर यहाँ बुयोंग रिवील करता है कि उसे पता है कि उसकी वीडियोस वायरल करने वाली शनाई ही थी, जिसके बाद वो उसे पूरी तरह पीटते हुए खामोशी से उसके हिसाब से चलने का कहता है। सीन्स मोमी पे शिफ्ट होते हैं, जिसे वो पिक्चर्स लेने वाला लड़का मिलने आता है, जो टेडी निकलता है। अचानक तभी मोमी की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो उसके पीछे ही जाता है। उसकी ऐसी चिपकू हरकतें करता देख के मोमी आखिर उसे मारने की धमकी देती वहाँ से भेज देती है। शनाई रोती हुई मोमी के पास पहुँचती है और आखिर दोनों साथ यहाँ से निकल के एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है, जिसके लिए रात को बुयोंग के सोने के बाद शनाई खामोशी से घर पहुँच के अपनी चीजें ले रही होती है कि वो उठ के इसे देख लेता है और फिर मारने लगता है। बुयोंग उसे मारने ही वाला था कि मोमी पीछे से आकर उसे जख्मी करती शनाई को बचा लेती है, जिसके बाद ये दोनों काफी देर तक बुयोंग से अपनी जान बचने की कोशिश करती रहती हैं और आखिर इसी चक्कर में उसे ही जान से मार डालती हैं। जिसके बाद उसकी बॉडी को सूटकेस में डाल के ये दोनों भाग निकलती हैं। रास्ते में मोमी शनाई को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा ओ नाम का है, लेकिन वो इस बच्चे
बच्चे को मारने के बजाय जन्म दे के वो जिंदगी देगी जो उसे खुद नहीं मिल सकी। चाहे उसकी कैसी भी लुक्स हो, मोमी उसे बस प्यार ही देगी। वो योंग की बॉडी को पानी में फेंके दोनों वहाँ से भाग नहीं लगते हैं कि टेडी से खबर मिलने पर कांग जमा मोमी का काम तमाम करने पहुँच जाती है, पर उसे गन नहीं चलती तो ये दोनों उसे रोकने उसकी तरफ बढ़ती हैं, पर गोली चल जाती है। शनाई जख्मी हो जाती है। मोमी और कांगजा के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है, पर जब तक मोमी उससे छुटकारा पाती है तब तक शनाई मर जाती है, जिस पे मोमी बहुत रोती है। पर आखिर इन दोनों को गाड़ी में डाल के मोमी पानी में फेंक देती है। पर नेक्स्ट सीन में हम उसे पुलिस की हिरासत में देखते हैं और ये केस सबसे वायरल होता है। जज ये तो समझ आती है कि मोमी ने जो किया वो अपने बचपन में किया, पर फिर भी उसका जो माफी के काबिल नहीं था तो उसे उम्र कैद की सजा मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस के पास जाने से पहले मोमी ने अपनी बेटी को जन्म देके अपनी माँ के पास छोड़ दिया था, जिन्हें उसने बस उसे कुछ वक्त पास रखने की मिन्नतें करते हुए दिया था, पर लेने कभी वापस नहीं आई। ऐसे ही वक्त गुजरा और मोमी की बेटी मीमो बड़ी होने लगी, जिसके साथ उसकी नानी का बर्ताव बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी माँ के साथ, और अब तो सीरियल किलर की बेटी होने की वजह से और भी बुरा था। पर मीमो बेचारी को उसकी माँ के बारे में कुछ पता नहीं था। इसके बावजूद भी मीमो खुश रहने की कोशिश करते हुए स्कूल में दोस्त बनाने लगी। फिर एक दिन उसके मास गर्ल की बेटी होने की खबर अचानक स्कूल में आग की तरह फैली और उसके दोस्त छूट गए, जिस पर मीमो ने खुद अपनी माँ के बारे में इंटरनेट पे सब सर्च किया और उसे सब पता चला। मीमो भी अपनी माँ की तरह हरकतें करने लगी तो गुस्से में उसकी नानी उसे घर से निकाल देती है। बेचारी सारी रात तेज बारिश में वहाँ बैठी रहती है, तो आखिर तरस खा के नानी वापस अंदर ले आती है, जिसके बाद उसे उसकी माँ के बारे में भूल के आगे बढ़ने का बोलती है। पर अगले दिन स्कूल जाके मोमी ने अपनी दोस्त की नाक फोड़ दी, जिसकी वजह से उसके मास गर्ल की बेटी होने की खबर फैली थी और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। इस सबसे परेशान हुई उसकी नानी उसे लिए कहीं और शिफ्ट हो गई, पर मीमो की माँ के फेम ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और इस वजह से मीमो हर दूसरे स्कूल में फसाद करने लगी। अब उसे पुलिस से बचा के आखिरी मौका देते हुए उसकी नानी एक नई जगह ले जाके एडमिशन करवाती है, जहाँ टीचर उसे कोकी नामी लड़की के साथ बैठा देती है। कोकी भी अपनी लुक्स की वजह से चाह के भी दोस्त नहीं बना पाती थी, तो आखिर वो मीमो के साथ ही दोस्ती की कोशिश करती है, पर मीमो भी उसे लिफ्ट नहीं करवाती क्योंकि वो अकेला रहना चाहती थी। एक दिन स्कूल के बाद इन दोनों की सफाई की ड्यूटी थी, जो छोड़ के की को कुछ लड़कियों को अपनी कलेक्शन में से सेलिब्रिटीज के ऑटोग्राफ बेचने चली जाती है। फिर वो लड़कियां उल्टा उससे बुली करने लगती हैं, जो देख के मीमो से बचाती है। फिर क्या था, की को तो मीमो के साई की तरह पीछे रहने लगी और आखिर मीमो को उससे दोस्ती करनी पड़ी, पर अभी भी वो कीको की कंपनी से ज्यादा खुश नहीं थी, जिस पर कीको मीमो पे गुस्सा हुए उसे कहने लगते कि मुसीबतें सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं है बल्कि और भी लोगों को हैं, जैसे कीको खुद एक गरीब परिवार से है और उसके पिता एक शराबी हैं जो रोज पी के आते हैं और उसकी माँ को मारते हैं। यही नहीं, उसकी माँ भी सौतेली है जो सारा गुस्सा उस पे निकाल देती है। कीको अपनी जिंदगी से तंग है और बस चाहती है कि उसके माता पिता से जान छूट जाए। फिर मीमो से बताती है कि उसकी माँ जेल में है और अपने पिता का तो उसे पता ही नहीं है। उसे अपसेट देख के कीको हौसला देती है, जिसके बाद वो घर पहुँचती है तो हम देखते हैं कि उसने मीमो से दोस्ती करने के चक्कर में अपने परिवार के बारे में झूठ बोला है, जबकि उसकी तो एक छोटी सी हैप्पी फैमिली है, पर कीको को ऐसा नहीं लगता। इस दिन के बाद से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं और हमेशा साथ ही रहती हैं। दोनों ही अपने घर से तंग थी और बस भागना चाहती थी। कीको साथ भागने का आइडिया देती है, पर पैसे न होने की वजह से आइडिया बेकार था। मीमो की माँ के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी में सर्च करते हुए कीको को पता चल जाता है कि ये मास गर्ल की बेटी है, पर फिर भी वो उसे छोड़ने के बजाय अपने घर की छोटी मोटी चीजें बेच के पैसा जमा करना लगती है ताकि ये दोनों भाग सके। इस चक्कर में मीमो वही पुराने स्कूल के स्टॉल वाली लेडी, जिसे वो दादी कहती है, उसकी मदद लेने की बात करती है, पर कीको सब अपने बलबूते पे करना चाहती थी। मजीद पैसे जमा करने के लिए कीको वापस ऑटोग्राफ बेचने लगती है, तो क्लास की लड़की उसे बुली करने पहुंच जाती है, जिसको सबक सिखाने के लिए गुस्से में कीको बोल देती है कि उसे भी पता नहीं कि मीमो की माँ कौन है। फिर क्या था, स्कूल में वापस न्यूज फैल जाती है और अगले सीन में हम मीमो को जेल में देखते हैं, जहाँ के उसकी नानी उसे थप्पड़ मारती गुस्सा करने लगती है, पर अब मीमो बर्दाश्त करने के बजाय वहाँ से भाग निकलती है। वो कीको को कॉल करके रात उसके घर गुजारने का कहती है, पर अपना भांडा फूटने के डर से कीको बहाना बना के मना कर देती है, जिस पे मीमो स्कूल में जाके सो जाती है। फिर सुबह वॉशरूम में लड़कियों को उसके बारे में गॉसिप करता देख के वहाँ रुकती नहीं। उससे स्कूल में ना पाके कीको परेशान हो जाती है और घर न आने की वजह से उसकी नानी भी परेशान उसे ढूंढती वहाँ आती है, पर किसी को कुछ पता नहीं था कि मीमो कहाँ है। स्कूल से वापसी पे कीको को उसके घर वाले मिलते हैं और उसे उनके साथ खुशी खुशी घर जाता देख के मीमो समझ आती है कि कीको ने उसे झूठ बोला और ये भी कि उसका सच स्कूल में फैलाने वाली कीको है, जिसपे वो उसे मिलने बुलाती है और कुछ भी सुने बगैर बहुत मारती है। तभी वहाँ हम स्टॉल वाली लेडी को शैतानी हंसी हंसते हुए जाते देखते हैं, जैसे मीमो सब उन्हीं की शेपे कर रही हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें मोमी दिखाई जाती है, जो सजा मिलने पर जेल जा चुकी थी और मास गर्ल होने की वजह से बहुत पॉपुलर भी थी। वो
वहाँ उसकी रूममेट उसे यनसक के बारे में बताती है, जो उस जेल की डॉन है। उसके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि वो खड़े खड़े बंदे को मरवा सकती है और जेल में बस इसीलिए रह रही है कि यहाँ भी वो हुक्मरानी कर सकती है। तभी एकदम यनसक की बंदी मोमी को उसके पास ले जाती है, जो मोमी को जोरदार थप्पड़ मारती उसकी नजरों से दूर रहने का कहती है, क्योंकि मोमी की शक्ल उसके पति की मिस्ट्रेस से मिलती है। लंच टाइम पे यनसक के पति की मिस्ट्रेस को उसके डर की वजह से कोई खाना नहीं देता, तो ये देखते हुए मोमी उसके साथ अपना खाना शेयर करती है, जिस वजह से यनसक की गैंग की औरतें उसे तंग करने लगती हैं और उनकी मोमी के साथ लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ कोई यनसक या उसके गैंग के साथ पंगा तो ले नहीं सकता था, इसलिए मोमी को कल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। पर मोमी इसको खेल ही बना लेती है। वो बाहर निकलते ही वापस उन औरतों से लड़ाई करती है और कल कोठरी में बंद हो जाती है। उसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था और हफ्ते से ज्यादा उन्हें कल कोठरी में बंद भी नहीं किया जा सकता है, जिस पर जेलर ये मसला लिए यनसक के पास जाती है और आखिर सब ठीक करने के लिए यनसक मोमी के साथ अपनी जंग खत्म कर देती है, तो मोमी भी सुकून से रहने लगती है। ये देख के जेल में सब हैरान थे कि यनसक ने पहली बार किसी से हार मानी है। पर ऐसे ही वक्त गुजरता गया और जेल में नए जेलर आ गए, जो किसी नमूने से कम नहीं थी। उसने भी आते ही यनसक से वैसे ही बना ली जैसे बाकी जेलर्स ने बना रखी थी। फिर एक दिन मोमी को एक लेटर आता है जिसमें उसकी बेटी की न्यूज थी और लिखा था कि वायलेंस भी इंसान को जीन्स में मिलता है। अपनी बेटी के लिए परेशान मोमी जेल से भागने का फैसला करती है, जिसमें उसकी रूममेट पूरी मदद करती है। सारी तैयारी के साथ मोमी भागने वाली थी कि पकड़ी जाती है और इसे वापस कल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहाँ वो एक अरसे तक रहती है, बस बाइबल पढ़ती रहती है। फिर एक नई रूप में वापस बाहर निकलती है और सुकून से रहने का वादा भी करती है। सबको उसका ये बदलाव एक नाटक लगता है, पर फिर भी मोमी वैसे ही रहती है जैसा उसने बोला था। फिर एक दिन वो यनसक को कोने में रोता देखती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की किडनी फेल हो गई है और ब्लड ग्रुप अलग होने की वजह से वो उसे किडनी भी नहीं दे पा रही। अब एक माँ को परेशान देख के मोमी के अंदर की माँ भी जाग जाती है और यनसक की मदद करने का कहती है। मोमी का ब्लड ग्रुप भी मैच कर जाता है और उसके इस फैसले से वो जेल की सबसे खतरनाक औरत को अपनी एहसानमंद बना लेती है। नेक्स्ट सीन में कुछ बाहर के प्रीस्ट टाइप लोग जेल में औरतों को रिलीजियस नॉलेज देने आते हैं, तो उनमें वही मीमो के स्कूल के बाहर वाली स्टॉल लेडी भी थी, जो मोमी पे रिवील कर दिया कि वो और कोई नहीं बल्कि ओनाम की माँ कांजा है। अब हमें पास से पता चलता है कि वो उस दिन मरी नहीं थी और पानी से बाहर आके उसने अपने बदले की आग को जिंदा रखा, पर पुलिस से बचने के लिए उसने भी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। यही नहीं, एक नया नाम और रहने की जगह के साथ उसने एक नई तरीके से मोमी से बदला लेने का फैसला किया, जिसमें अब उसने मोमी को बर्बाद करने के लिए उसकी बेटी को तबाह करने का फैसला किया। उसे यकीन था कि मोमी ऐसी एक माँ का दर्द समझ पाएगी और यहाँ रिवील होता है कि मीमो के साथ उसकी माँ का सच कांजा की वजह से हर जगह जाता रहा। यही नहीं, उसने मीमो के क्लोज होते हुए दादी बन के मीमो के अंदर के शैतान को बाहर निकाल के मारपीट करने पर मजबूर किया। और तो और कीको ने मीमो की माँ का सच उस लड़की को नहीं बताया था, बल्कि उसके जाने के बाद कांजा ने वहाँ के ये काम किया था और फिर उसके हाथों कीको को पिटवा के उसने मीमो के अकेलेपन और उदासी का फायदा उठा के उसे अपने साथ ले गई। अब जबकि मोमी को पता चलता है कि कांजा उसकी बेटी की दुश्मन है, तो वो उसे मारने लगती है, पर पुलिस आके उसे रोक लेती है और कांजा वहाँ से निकल जाती है। अब वहाँ कांजा ने मीमो का पूरी तरह विश्वास जीत लिया था और यहाँ जेल में मोमी यनसक की मदद से मीमो और कांजा के बारे में जानने की कोशिश में लग जाती है। सबसे पहले मोमी को उसकी माँ का नंबर मिलता है, जो खुद मीमो का लापता होने पर परेशान मिसिंग रिपोर्ट करने गई थी, पर मीमो के बार बार घर से भागने की आदत की वजह से पुलिस उसे अभी इंतजार करने का बोल देती है। वहाँ से निकल के उन्हें मोमी की कॉल आती है, फिर वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर उसे इन दोनों से दूर रहने का कहती फोन रख देती है, जिसके बाद मीमो अपनी नानी को कॉल करती अपने सही होने का बताते हुए उसे ढूंढने से मना कर देती है, क्योंकि उसे हमेशा लगता रहा कि उसकी नानी तो उसे छुटकारा ही पाना चाहती है। इससे वो उनकी एक नहीं सुनती, ना बताती है कि वो कहाँ है। अपनी माँ से मायूस हुई मोमी यनसक की मदद से मीमो के स्कूल का फोन नंबर निकाल के उससे बात करने का कहती है, पर टाइम खत्म होने से पहले सिर्फ हेलो ही सुन पाती है। पर वहाँ हम देखते हैं कि फोन पे मीमो नहीं बल्कि कोई और लड़की पैसे लेके बात कर रही थी। मोमी को परेशान देखी यनसक उसके पास जाती है, तो एक आखिरी फेवर के तौर पे मोमी उसे मीमो के स्कूल के पीछे मांगती है और नेक्स्ट सीन में रिवील होता है कि यनसक मोमी की कोई हमदर्द नहीं बल्कि सिर्फ अपनी बेटी को किडनी दिलाने की खातिर ये खेल खेल रही है, जबकि उसने आज तक कुछ पता करने की कोशिश ही नहीं की। और फिर एक बच्ची को यूनिफॉर्म पहना के मीमो बताती तस्वीर दिखा देती है। सीन्स मीमो पे शिफ्ट होते हैं, जो कांजा की बर्थडे सेलिब्रेट करती है, क्योंकि वो तो उसे असली दादी ही समझ बैठी थी। बचपन से वो जिस प्यार को तरसी थी वो उसे कांजा से मिल रहा था, तो वो उसका ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ती। फिर कांजा के तो और ही इरादे थे। अगली सुबह मोमी को जेल से हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ वो कुछ समझ चुकी थी कि यनसक उसके साथ खेल खेल रही है। दूसरी तरफ मीमो का प्यार कांजा को तो मोम कर रहा था, फिर भी वो उसे उसके खाने में दवाई डाल के उसे बेहोश कर देती है। सीन्स मीमो की दादी भी शिफ्ट होते हैं, जो कांजा का एड्रेस निकालने में कामयाब हो जाती है,
क्योंकि उसे भी कांगजा पे शक था। वहाँ मोमी हॉस्पिटल में पुलिस वालों को चकमा देती भागने में कामयाब हो जाती है। कांगजा के फोन न उठाने पे मीमो की दादी उसके घर जाने के लिए निकलने लगती है कि वहाँ कीको आ जाती है, जो रिवील करती है कि इन्वेस्टिगेट करने पर उसे पता चला मीमो की माँ का सच लोगों को बताने के पीछे कांगजा का हाथ है। तो दोनों फौरन उसके घर के लिए निकलते हैं। यहाँ मोमी हॉस्पिटल से भाग के गाड़ी चोरी करती मीमो को ढूंढने निकलती है, तो सबसे पहले अपनी माँ को कॉल करते हुए सारा सच बताती है और उन्हें पुलिस के साथ कांगजा के घर जाने का कहती है, क्योंकि कांगजा बहुत खतरनाक है। साथ ही साथ उनसे उसके घर का एड्रेस ले लेती है। मीमो की दादी खतरे की वजह से कीको को वहीं उतार के आगे बढ़ती है, पर कीको घर जाने के बजाय उनके पीछे निकल जाती है। होश में आने पे मीमो को जब सच पता चलता है तो वो कांगजा के आगे बहुत रोती है, पर उससे जरा फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी खराब होने की वजह से मोमी लिफ्ट लेके आगे बढ़ती है, पर उसके भागने की न्यूज आने पर गाड़ी चलने वाली लेडी डर जाती है, जो समझती मोमी वहीं उतर जाती है और पैदल ही आगे बढ़ती है। मीमो की दादी के भेजने पर पुलिस कांगजा के घर की तलाशी लेने लगती है, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसने मीमो को घर की खुफिया कोठरी में बंद रखा था। निकलते वक्त पुलिस को मीमो की आवाज तो आती है, पर मोमी के वहीं पास होने की खबर मिलने पर पुलिस फौरन उसे पकड़ने निकल जाती है। पीछे से मीमो को दादी वहाँ पहुँच जाती है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उतनी देर में कीको भी वहाँ आती है। कांगजा को रोकते हुए नानी उसे मीमो को बचाने भेज देती है। उसी दौरान में मोमी भी पहुँच जाती है, पर उतनी देर में उसकी माँ जख्मी हो चुकी थी, जो उसे उसकी फिक्र करने के बजाय मीमो के पास भेजती है। ये दोनों मीमो को बचाकर निकलने लगे थे कि कांगजा फिर वहाँ आ जाती है। बच्चों को बचाते हुए मीमो ऊपर जाने का कहती कांगजा से लड़ने लगती है और आखिर उसे बेहोश करती बाहर आती है, तो उसकी माँ मर चुकी थी और पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। अब मोमी को तो बस अपनी बेटी को बचाना था, तो वो सरेंडर कर देती है, लेकिन ईवल कांगजा अभी भी मरी नहीं थी, जो बाहर आती पुलिस के डर के बगैर मोमी को सबक सिखाने के लिए मीमो पे गोली चलाती है, तो पुलिस की गोली से खुद मर जाती है और अपनी बेटी को बचाते हुए मोमी की मौत हो जाती है। इसी के साथ इस सारे ईवल का तो यही एंड हो जाता है और मीमो को अपने सारे सवालों के भी जवाब मिल जाते हैं। उसकी माँ जैसी भी हो, उसे बचाने के लिए जैसे उसने जान दी, ये चीज मीमो के दिल में उसकी सारी नफरत खत्म कर देती है, जिसके बाद कीको के घर वाले उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और मीमो सारी करवाट पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत करती है, जिसके साथ इस सीजन का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।